28 जनवरी को हल्द्वानी में ऐतिहासिक महारैली हुई है। इसके बाद अब हम लोग 4 फरवरी को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में एक और कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को खुली चुनौती दी है बहस की। वो वहाँ पर आए और बहस करें कि हम उत्तराखंड के लोग जितने भी इस आंदोलन में शरीक हैं, लाखों लाखों लोग कैसे माओवादी हैं, आप इसकी हमें जानकारी दें, सबूत पेश करें कि ये माओवाद फैला रहे हैं। दूसरा, 11 फरवरी को टिहरी में हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मूल निवास स्वाभिमान महारैली। वहाँ पर भी हजारों हजार लोग इस आंदोलन में शरीक होने जा रहे हैं। इसके बाद हम पूरे प्रदेश भर में हमने ये तैयारी की है, जहाँ जहाँ जिला मुख्यालय हमारे हैं, पहले वहाँ पर हम कार्यक्रम करें, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर हम जाएँ और पूरे मूवमेंट को प्रदेश लेवल पर ले जाएँ। ये हमारी आगे की रणनीति है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को तो पहले अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए, और हमने उन्हें ये भी कहा है कि एक बार अपना आप मानसिक संतुलन ठीक करिए और डॉक्टर से अपना चेकअप करवाइए। आप क्या कहते हो, क्या बोलते हो, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका एक एक शब्द भाजपा का शब्द है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का शब्द है। आपने जिस तरह से कहा उत्तराखंड की जनता को, यहाँ के आंदोलनकारियों को आप माओवादी कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, उनको अराजक कह रहे हैं। अभी तक तो ऐसी स्थिति हम देख नहीं पा रहे हैं। कौन ऐसा आदमी है इस मूवमेंट में जिसने हथियार उठा दिया हो, वो माओवाद की विचारधारा को फैला रहा हो? हमें महेंद्र भट्ट जी इस बात को स्पष्ट करें कि वो साबित करें कि जो मूवमेंट करने वाले उत्तराखंड की जनता है वो माओवादी है। नहीं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड की जनता से, यहाँ की माताओं से, यहाँ की बहनों से, यहाँ के युवाओं से, हर एक आंदोलनकारी से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि उनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो हमने उनको खुली बहस की भी चुनौती दी है। 4 फरवरी को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में हमने एक कार्यक्रम रखा है। उनको खुली बहस की चुनौती देते हुए हमने कहा आप वहाँ पर आइए और हमें बताइए कि यहाँ के लोग माओवादी कैसे हैं, और मूल निवास और भू कानून पर आप बहस कीजिए, और फिर हम देखते हैं कि आप इस मामले में कितनी जानकारी रखते हैं, आप क्या समझते हैं भू कानून को लेकर, कितनी आपको मूल निवास की समझ है। आपको बहस करनी चाहिए उत्तराखंड की जनता के साथ। ये हमने कहा उनसे। ये पूछना चाहते हैं महेंद्र भट्ट जी से, क्या ये सब लोग माओवादी हैं? और महेंद्र भट्ट जी जो 2 बार के विधायक रहे, हम उनसे पूछना ये भी चाहते हैं, उत्तराखंड की विधानसभा में आपने उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर कब कब आवाज़ उठाई है? कौन सा ऐसा मुद्दा है आपने यहाँ के लोगों के हितों की बात कही है? आपने तो आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं कही। और आज जब एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, जब जनता अपने अधिकारों के लड़ रही है, आप उन्हें माओवादी कहकर जनता का अपमान कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि महेंद्र भट्ट जी को उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है और उन्हें इसका पश्चाताप करना चाहिए, और सार्वजनिक रूप से वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता इसका जवाब उन्हें देगी। और हमने 4 फरवरी को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में खुली बहस की चुनौती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को दी है। हमने उनसे कहा है कि आप त्रिवेणी घाट ऋषिकेश आइए और आप मूल निवास के मुद्दे पे बहस कीजिए, आप भू कानून के मुद्दे पे बहस कीजिए, और उत्तराखंड के लोग माओवादी कैसे हैं आपने उन्हें कह दिया। आपके पास क्या सबूत है कि ये लोग माओवादी हैं? कौन ऐसा आदमी है? आप क्या माओवाद की विचारधारा को जानते हो? क्या आप जानते हो कि विचारधारा कहाँ से आए, माओवाद कैसे पनपा? आपको तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं होगी। क्या कौन ऐसा आदमी है उत्तराखंड मूवमेंट में जो हथियार उठाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हो, जैसे चाइना में हुआ? कौन ऐसा आदमी है जिसने हथियारों के बल पर यहाँ की सरकार को इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया हो जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो? तो आप इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं जनता को, जो उनका एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस मकसद को आप नहीं चाहते कि जनता के बीच एक ऐसा संदेश जाए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि एक तो महेंद्र भट्ट जी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि सरकार कह रही है कि हम लोग अभी विशेष सत्र बुला रहे हैं विधानसभा का, उसमें यूसीसी लाने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सरकार बात कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं, आपने आज तक मूल निवास 1950 को लेकर एक बार भी बात नहीं की। आपने सशक्त भू कानून को लेकर जब कमेटियां बनाई, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। जो हम मांग रहे हैं उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। यूसीसी की बात उत्तराखंड का एक भी व्यक्ति नहीं कर रहा है इस प्रदेश में, और यूसीसी का जो मसला है उसको लेकर आप पहले कैबिनेट बैठक में भी उसको लाते हैं, आपने न कैबिनेट बैठक में उस प्रस्ताव को लाए, आप विधानसभा
मैं सीधे उस विधेयक को ला रहे हूँ, इसके बारे में कोई जनता को जानकारी नहीं है, किस तरह का आपने ड्राफ्ट तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो यूसीसी का मामला है, जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, ताकि जो ज्वलंत सवाल है उत्तराखंड के, चाहे मूल निवास के, भू कानून के, अन्य सवाल हो, इससे जनता का ध्यान भटकाया जाए। हम भाजपा से कहना चाहते हैं, भाजपा सरकार से, कि आप मूल निवास 1950 की बात कीजिए, जैसे जनता की भावनाएं हैं उसके अनुरूप आप काम कीजिए, आप सशक्त भू कानून इस प्रदेश में लाइए। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं, इसी पे आपको बात करनी चाहिए। अनावश्यक मुद्दों को लेकर आप जनता का ध्यान इस तरह से नहीं भटका सकते, क्योंकि जनता गहराई से चीज़ों को समझने लगी है। और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, आपने देखा होगा आजकल पूरे प्रदेश भर में कहीं ईजा बैनी कार्यक्रम कर रहे हैं, आप कहीं मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में मैं देख रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं आप? वहाँ रोड शो कर रहे हैं, कहीं पे सम्मेलन कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और कौन करवा रहा है? आपने वहाँ के डीएम को बोल दिया, वहाँ के जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, पूरी मशीनरी आपने अपने रोड शो में झोंक दी है। गांव-गांव से लोगों को लाने की आपने व्यवस्थाएं कर दी है। तमाम तरह के लोगों को लालच दिए जा रहे हैं कि आप इसमें रैली में आइए और इस तरह के आपको फ्यूचर में इस तरह के लाभ मिलेंगे। तो पूरे जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं, रोड शो करके जनता के पैसे को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं और इस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में बना रहे हैं कि जनता इनके साथ खड़ी है, जबकि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। जनता सब कुछ देख भी रही है और समझ भी रही है किस तरह से चीज़ें इस प्रदेश में चल रही है। और ये एक और मुख्य बात यह है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी को लेकर भी एक बात मैं देख रहा था कि उनको पद्मश्री नहीं दिया गया, और उसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं कि उन्होंने जो रैली का आह्वान किया था 24 दिसंबर के कि महारैली में आप हिस्सा बनिए, उसको लेकर बातचीत चल रही थी। हम ये कहना चाहते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी से हमारी इस संबंध में कई बार वार्ताएं हुई। जब हमने उनसे पूछा कि पद्मश्री को लेकर, क्योंकि उन्होंने कई बार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, चाहे 2002 में तिवारी सरकार रही हो, चाहे खडूरी सरकार रही हो, चाहे निशंक सरकार रही हो, उन्होंने हमेशा जनता के हितों की बात कही है और जन सरोकारों को लेकर हमेशा से वो आगे रहे हैं। हर मुद्दे पर उन्होंने मुखर होकर अपनी बात कही है। और आज सरकार इस तरह से कह रही है कि हमने आपको पद्मश्री इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप जनता के पक्ष में खड़े होते हैं। पहले तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को पद्मश्री की आवश्यकता ही नहीं है। वो कई बार हमसे कह चुके हैं कि जनता का इतना प्यार सम्मान हमें मिला है, जनता इतना हमें स्नेह कर रही है, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। और हमने कभी भी इस तरह का सरकार को कोई अपना बायोडाटा भी नहीं भेजा। इस तरह की बातें नेगी जी ने हमसे बताई है।